फ्रेंड्स, जैसा कि जो हमारा उपविषय चल रहा है वो है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न माध्यम कौन कौन से बताए थे मैंने आपको। जो प्रमुख जनसंचार माध्यम होते हैं, प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, इनके लिए किस प्रकार से लेखनी की जाती है, ये सभी कुछ हम पढ़ चुके थे। प्रिंट माध्यम क्या होता है? प्रिंट माध्यम का जो जन्म है वो कब हुआ, किस देश में हुआ, यानी कि इसका जो आविष्कार है वो किसने किया, कब किया, किस देश में हुआ, ये सब भी कुछ हम पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार पुनः देख लीजिएगा 2 मिनट के लिए। जो प्रिंट माध्यम है, प्रिंट माध्यम भारत में जो पहला छापाखाना सन 1556 1556 ईस्वी में गोवा में खुला था और इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। किसने खोला था? मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए। ठीक है भाई। और इसका जो ऐसे छापे खाने का जो पूरा श्रेय जाता है वो जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है, जर्मनी के गुटेनबर्ग को। हम प्रिंट मीडिया के जो गुण है और अवगुण है उनके संदर्भ में पढ़ रहे थे। जैसा कि प्रिंट मीडिया, बेटे आप अपने आप को चुप रखिए। जो मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता जो मैंने बताई थी आपको, वो भी छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। स्थायित्व से अभिप्राय क्या होता है? यानी कि एक ही जगह टिककर परमानेंटली जो छप गया उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। ये मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता होती है और ये पहली विशेषता होती है, क्योंकि इसको छपे हुए को हम धीरे धीरे भी पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, उस पर सोच विचार कर सकते हैं और उन्हें भी उसे पढ़ सकते हैं, उन्हें उसे देख सकते हैं और मन के अंदर जितनी बार आपकी इच्छा करे उतनी बार हम उसे, वो जो पंक्ति है, वो जो खबर है, वो जो कुछ भी घटना से संबंधित सामग्री आपके समक्ष छप के आई है, उस सब को हम जितनी बार हमारी इच्छा हो उतनी बार हम उसे पढ़ सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं, तर्क वितर्क उस पर कर सकते हैं। फिर जो दूसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि लिखित भाषा का विस्तार होता है। लिखित भाषा का विस्तार होता है, जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया भी था कि जैसे इंद्रधनुष की छटा अलग अलग रंगों के साथ आने से बनती है, वैसे ही जन संचार के जो अलग अलग माध्यम होते हैं और वो जो अलग अलग माध्यम है वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो असली जो ताकत होती है वही होती है, यानी कि अलग अलग माध्यमों का एकत्रित हो जाना ही जनसंचार की असली ताकत होती है। फिर तीसरी जो विशेषता हम पढ़ चुके थे वो ये थी कि ये जो मुद्रित माध्यम है, मुद्रित माध्यम ये चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम होता है। इस माध्यम में आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं। पाठक के पास में सिर्फ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है, बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। ये तीन जो विशेषताएं हैं मुद्रित माध्यम की, ये हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आगे चलिए। लेकिन मुद्रित माध्यमों की यही कमजोरी है, सीमा भी है कि निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं है। जो अनपढ़ व्यक्ति है ना, अशिक्षित व्यक्ति, उन्हें क्या पता कि ये जो कुछ छपा हुआ है ये क्या लिखा है। ठीक है भाई। आगे है, साथ ही मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि जो कुछ भी छपेगा वो छपाई उस समाज के लोगों के सोच के अनुसार छपती है। सपोज कीजिए हम हरियाणा में रहते हैं और न्यूज़पेपर या कोई खबर है वो उर्दू में छाप दे या हमारे समक्ष वो उर्दू में दिखानी शुरू कर दे,
क्या हम उसे समझ पाएंगे? यानी कि जैसा समाज है उस समाज के अनुसार उन्हें चलना पड़ता है। ठीक है भाई, आगे चलिए। इसके अलावा उन्हें पाठकों की रुचि और जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। मुद्रित माध्यमों की एक और सीमा यह है कि वे रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। ये दूसरी उसकी डीमेरिट होगी, इसकी मुद्रित माध्यम की। एक तो ये कि जो अनपढ़ व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति के लिए ये कोई खास नहीं है, उनके लिए ये किसी प्रकार से कोई उन औचित्य नहीं है। उनके लिए जो अशिक्षित व्यक्ति है, अशिक्षित व्यक्ति इन्हें पढ़ नहीं सकते। दूसरी कि इसमें कोई भी घटना घटित होती है, इसे तुरंत, जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, इंटरनेट है, जो कुछ घटित होता है तुरंत ही आप जैसे देखते हो ना, टेलीविजन पे न्यूज चैनल है और जी न्यूज है, एबीपी न्यूज है, उस पे कई बार जो एंकर होता है, वो एंकर जो भी खबर आपको बता रहे हैं, एंकर जो भी खबर आपको बताता है, और खबर बताते समय ये बीच में कई बार नीचे आ जाता है ताजा खबर या फ्लैश, अंग्रेजी में फ्लैश न्यूज, और तुरंत वो जो एंकर है वो सीधे उधर लाइव टेलीकास्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, या वैसे आपको बताने की कोशिश की जाती है। लेकिन मुद्रित माध्यम में क्या होता है? मुद्रित माध्यम में एक टाइम पीरियड होता है कि रात के 12 बजे से पहले जो कुछ भी देश विदेश में, समाज में जैसी भी घटना घटित हुई है, चाहे वो धर्म से संबंधित है, चाहे वो जात पात से संबंधित है, चाहे राजनीति से संबंधित है, चाहे अर्थव्यवस्था से संबंधित है, 12 बजे से पहले जो कुछ भी घटित हो चुका है सिर्फ वही छपेगा। लेकिन जो अन्य माध्यम है, चाहे इंटरनेट है, रेडियो है, टेलीविजन है, उसमें करंट में जो कुछ भी घटित होता है वो सीधा लाइव टेलीकास्ट के तौर पे हम देख सकते हैं। ठीक है भाई, आगे चलिए। ये इसकी यानी कि एक दूसरी डीमेरिट होगी। ये एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं, जैसे अखबार 24 घंटे में एक बार या साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है। अखबार या पत्रिका रिपोर्टों को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है। इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लीजिएगा भाई, रेखांकित कर लीजिएगा, पेन पेंसिल साथ में रखना। ये जो पंक्ति है दोबारा सुन लीजिएगा। अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। मैगजीन के अंदर या फिर न्यूज़पेपर के अंदर जो कुछ भी छपना है उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि 12 बजे से पहले जो कुछ भी देश विदेश में घटित हो चुका है, चाहे राजनीति के तौर पे, अर्थव्यवस्था के तौर पे, धर्म के तौर पे, जात पात के तौर पे, जैसा भी है, वो सिर्फ क्या होगा, वो 12 बजे से पहले जो कुछ घटित हो चुका है वो एक टाइम पीरियड होता है मुद्रित माध्यम के लिए। उसके बाद जो कुछ घटित होता है वो अगले दिन न्यूज़पेपर में छपेगा, वो फिर उससे आगे आपको वो सामग्री प्राप्त होगी पढ़ने लायक। ठीक है भाई। अब जो ये छप चुका है, जो एक निश्चित समय सीमा होती है छपने की, इसको क्या बोलते हैं? डेडलाइन। क्या बोलते हैं इसे? डेडलाइन। ये हम पढ़ भी चुके हैं, 11th में पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी था ये। ठीक है भाई। तो इसे एक डेडलाइन कहते हैं, यानी कि छपने मुद्रित माध्यम के लिए जो एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को डेडलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? डेडलाइन। एक अंक में आएगा, ये पूछा जाएगा आपसे पेपर में। ठीक है, चलिए आगे। कुछ अपवादों को छोड़कर समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई सामग्री प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं की जाती। ये भी इसकी एक विशेषता है। जो कुछ भी छप चुका है, अगर उसके बाद कोई भी घटना
से संबंधित कोई सामग्री संपादक महोदय तक पहुंचती है तो वो उसे छाप नहीं सकता। ठीक है भाई, आगे चलिए। इसलिए मुद्रित माध्यमों के लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। चौथी विशेषता देखिए मुद्रित माध्यम के। इसी तरह मुद्रित माध्यमों में लेखक को जगह का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, यानी कि स्पेस का। अब स्पेस से अभिप्राय है कि कोई ऐसी घटना जो काफी विस्तार पूर्वक है, उसे क्या होता है, जैसे ये पहला पेज होता है न्यूज़पेपर का, उसके लिए सब सिर्फ हर एक न्यूज़पेपर में क्या होता है, एक दायरा बना दिया गया है कि पहले पेज पर सिर्फ 6 या 7 खबरें ही प्रकाशित की जा सकती है। इससे ज्यादा खबरें आप प्रकाशित नहीं कर सकते, और 4 या 5 जो खबरें हैं वो मुख्य खबरें होंगी, और जो बाकी है उनसे जो कम औचित्य रखती हैं वो साइड में संक्षिप्त रूप में प्रकाशित किए जाएंगे। इस तरह से ये इसके लिए एक स्पेस होता है, हर एक खबर के लिए एक स्पेस का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। ठीक है भाई, आगे चलिए। किसी अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर आपको 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा है तो आपको उस शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि अखबार या पत्रिका में असीमित जगह नहीं होती। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। पहले है ना, आजकल तो ये मैगजीनें आती है, ज्यादातर मनोरंजन से संबंधित भी होते हैं, शिक्षा से संबंधित भी होती है, देश विदेश राजनीति से रिलेटेड होती है। पहले क्या होता था, जैसे हम करीबन 10-12 साल पहले अगर पीछे जाएं तो जैसे हमें ये जो किताबों वाली दुकानें होती है, इन से जैसे पत्रिका खरीदते थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उसमें एक खिलाड़ी का फोटो होता था, वो एक उसके लिए एक स्पेस दिया गया कि भाई इस मैगजीन के अंदर, ये जो साप्ताहिक मैगजीन है या मासिक है, अर्धमासिक है, ठीक है, या वार्षिक ये पत्रिका, इसमें सचिन तेंदुलकर या राहुल द्रविड़ या MS धोनी या फिर किसी अन्य खिलाड़ी का फोटो होगा, और उसका जो फोटो है वो इस दायरे में होगा। ये उसके लिए क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है भाई, साथ ही उन्हें विभिन्न विषयों और मुद्दों पर सामग्री प्रकाशित करनी होती है। महत्व और जगह की उपलब्धता के अनुसार वे निश्चित करते हैं कि किसे कितनी जगह मिलेगी। आगे है 5वीं जो इसकी विशेषता है वो जान लीजिएगा। मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर कर दिया जाए। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्या हो गई, 5वीं विशेषता हो गई मुद्रित माध्यम की। ठीक है भाई, इसको यानी कि गलतियों और अशुद्धियों को दूर किया जाए। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, जो कुछ भी आलेख है जो छपने जा रहा है उसमें कोई मिस्टेक है, टाइटल उसका टाइटल ठीक नहीं है, या फिर टाइटल में कोई मिस्टेक है, या खबर में कोई मिस्टेक है, कोई जो शब्द है वो गलत लिख दिया गया है, छप गया है, तो उसको सुधारा जा सके। ठीक है, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलती या अशुद्धि वहीं चिपक जाएगी। उसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतजार करना पड़ेगा। यही कारण है कि अखबार या पत्रिका में यथासंभव कोशिश की जाती है कि कोई गलती या अशुद्धि न छप जाए। इसके लिए अखबार या पत्रिकाओं में संपादक के साथ एक पूरी संपादकीय टीम होती है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी प्रकाशन के लिए जा रही सामग्री से गलतियों और अशुद्धियों को हटाकर उसे प्रकाशन योग्य बनाना है। ये जो पूरी टीम होती है, इस पूरी टीम को गेट कीपर बोलते हैं। इस पूरी टीम को क्या बोलते हैं, गेट कीपर।
इसमें संपादक महोदय, उप संपादक, सहायक संपादक, ये सभी के सभी होते हैं और उनका यही काम होता है कि जो कुछ भी सामग्री प्रकाशित की जाएगी उसमें जो कुछ भी अशुद्धियां हैं, जो कुछ भी गलतियां हैं, उन्हें दूर किया जाए। और ये जो गलतियों को, अशुद्धियों को दूर करने वाली जो टीम होती है संपादक महोदय के साथ, इसको, इसी टीम को गेट कीपर बोलते हैं, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, द्वारपाल। हिंदी में क्या बोलेंगे, द्वारपाल। ठीक है भाई, ये गेट कीपर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैंने आपको 11th में भी लिखवाया था और आपको बताया भी था। ठीक है, और शायद अब की बार एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है, बार बार घूमता रहेगा क्योंकि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला पेज निकाल लीजिए। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, यानी कि जो कुछ छपने जाएगा उसके लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, ये 4 बातें हैं, इन्हें जान लीजिएगा। सबसे पहले लेखन में भाषा और व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी है, यानी कि लैंग्वेज का, ग्रामर मिस्टेक ना हो। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कल भी मैंने एग्जांपल बताया था आपको, मान लीजिए आज कोलकाता और राजस्थान का मैच है क्रिकेट में, आईपीएल चल रहा है, और राहुल द्रविड़ ने आज 99 रन बनाए, और कल न्यूज़पेपर में छप के आ जाता है कि राहुल द्रविड़ की जगह शेन वॉटसन का नाम आ जाता है, और ये पूरा का पूरा मैच आप देख चुके हैं और कल आपने फिर से न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, तो ये मिस्टेक होगी ना, मिस्टेक होगी। तो आप क्या करोगे यार, ये तो है ना राहुल द्रविड़ ने 99 रन बनाए थे, ये तो शेन वॉटसन का जो नाम छापा ये गलत छाप दिया। आप तुरंत क्या करोगे, जिस भी न्यूज़पेपर में, चाहे दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, पंजाब केसरी, अमर उजाला, ट्रिब्यून है, वगैरह वगैरह जो भी है, आप तुरंत उन्हें कॉल करके उन्हें सूचित करोगे कि ये देखिए ऐसा ऐसा है, पेज संख्या इतने, और ये जो पेज है स्पोर्ट्स का, इस पे आपने ये मिस्टेक की हुई है, तो वो अवश्य ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, मान लीजिए राहुल द्रविड़ ने चौके तो लगाए 5 और गलती से उसमें 6 लिख दिए, 6 गुना 4। आपको भी पता है, आपके मोबाइल में भी आपने इंटरनेट से देख चुके हो, टेलीविजन में भी आप देख चुके हो कि राहुल द्रविड़ ने कल के मैच में सिर्फ 4 या 5 ही चौके लगाए थे, लेकिन इसमें 6 हैं। तो ये चीजें, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कई बार होता है न्यूज़पेपर में स्पेलिंग मिस्टेक आती है कई बार, तो इस तरह से ये जो गलतियां होती है इनका विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बार बार पहले उप संपादक उस चीज को देखेगा, उप संपादक क्या करेगा, उप संपादक जो मुख्य संपादक है उसके पास भेजेगा, अगर कोई मिस्टेक है मुख्य संपादक फिर से उस मिस्टेक को दूर करने के लिए जो उसके साथ उप संपादक है कि जो टीम में उप संपादक है या सहायक संपादक है उसके पास भेजता है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी गलती न हो। ठीक है, तो पहली बात ये ध्यान रखने योग्य है, प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर रहता है। ठीक है। दूसरी जो बात है, जो ध्यान रखने योग्य बातें है, दूसरी समय सीमा और आवंटित जगह को, आवंटित क्या होता है, आवंटित होता है बांटा हुआ या बटा हुआ। ठीक है, आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी है, यानी कि टाइम पीरियड भी देखना होता है, टाइम पीरियड। ठीक है। तीसरी जो ध्यान रखने योग्य बात है वो है लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी होता है। चौथी जो ध्यान रखने योग्य बात है वो क्या है, लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। तारतम्यता यानी कि कंटिन्यूटी, अंग्रेजी में कंटिन्यूटी बोलते हैं, या कंटिन्यू जैसे भी होगा आप देख लेना, मुझे इतनी इंग्लिश आती नहीं है फिर भी आप देख लेना। ठीक है, तो तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है, यानी कि लगातार उससे जुड़े रहना जरूरी है। ठीक है। आगे है
ये तो था मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम की विशेषताएं, मुद्रित माध्यम की जो ये थी, क्या नाम है, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, मुद्रित माध्यम की मेरिट्स और डिमेरिट्स हम पढ़ चुके हैं, और छपने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये 4 बातें हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है रेडियो की। रेडियो की, रेडियो के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो। मार्कोनी जी ने रेडियो का आविष्कार किया 1921 में, किया। भारत में कब रेडियो का आविष्कार हुआ, ये सभी कुछ बातें आप पहले भी जान चुके हो। तो आगे देखिए, रेडियो श्रव्य माध्यम है, इसमें सब कुछ ध्वनि स्वर और शब्दों का खेल है। इन सब वजह से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अखबार के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी समाचार, लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई, तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है। यानी कि जो मुद्रित माध्यम में की जो मेरिट्स डिमेरिट्स थी, ये इसके अंदर भी वही मेरिट्स डिमेरिट्स आती है। इसकी अपनी खुद की गुण और अवगुण होते हैं, वो भी जानेंगे हम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर किसी समाचार, लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई, तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है, या शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है, या किसी से पूछ सकता है। लेकिन रेडियो के श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकता। उसे बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतजार करना होगा। इसके लिए एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम रेडियो में, कि इस टाइम इस चीज से रिलेटेड खबर आएगी। इस टाइम जैसे देखा नहीं जाता, बीच में गाने चलते रहते हैं, रागनियां चलती रहती है, और फिर आपको पता है कि 7:30 बजे रेडियो पर इस तरह से समाचारों से संबंधित सामग्री आपके समक्ष प्रसारित की जाएगी। चलिए, और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा। इस बीच वह इधर उधर नहीं जा सकता, और न ही उसके पास किसी गुड़ शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता है। अगर वह शब्दकोश में अर्थ ढूंढने लगेगा, तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा। स्पष्ट है, रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। ये रेडियो की डिमेरिट होगी भाई। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए रेडियो में जो कुछ हम एक बार सुन चुके हैं ना, उसको पुनः नहीं सुना जा सकता। ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर में जो कुछ एक बार पढ़ चुके हैं, उसको चाहे 2 बार पढ़े, चाहे 10 बार पढ़े, 1000 बार पढ़े, जब तक आपकी समझ में ना आए, जब तक आपका उसके अंदर इंटरेस्ट बना रहे, तब तक आप उसे पढ़ते रहे। ठीक है, चलिए, लेकिन रेडियो में ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलिए, अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है, तो संभव है कि श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर दे। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय, यानी कि लीनियर माध्यम है, और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होता है। रेडियो की तरह टेलीविजन भी एक रेखीय माध्यम है। इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपसे 1 अंक में, क्योंकि आगे भविष्य में सीबीएसई की तरफ से ऐसा हो सकता है कि बहुविकल्पीय प्रश्न के तौर पे आपके समक्ष पेपर आ जाए, और उसमें पूछा जाए कि भाई टेलीविजन एक रेखीय माध्यम है, द्विरेखीय माध्यम है, या फिर अन्य माध्यम है, तो आप इसको लिख सकते हो कि ये एक रेखीय माध्यम है। ठीक है, चलिए आगे। लेकिन वहां शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों, तस्वीरों का महत्व सर्वाधिक होता है। टीवी में सब दृश्यों के अनुसार और उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज ये सब कुछ है। देखिए, एक दृष्टांत मैं आपको बताता हूं। ऐसा कहा जाता है कि जो एक छपा हुआ जो चित्र है, वो 1000 शब्दों के
बराबर होता है। 1000 शब्द एक तरफ और एक छपा हुआ चित्र एक तरफ, यानी कि जो कुछ हम 1000 शब्दों के माध्यम से समझ पाते हैं वो हम सिर्फ एक छपे हुए चित्र को देखकर हमारी समझ में आ जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे अगला पेज निकाल लीजिएगा। वैसे तो तीनों ही माध्यमों प्रिंट, रेडियो, टीवी को अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन संभवतः रेडियो प्रसारणकर्ताओं के लिए अपने श्रोताओं को बांध कर रखने की चुनौती सबसे कठिन है। रेडियो समाचार की संरचना कैसी होती है, बात ये है सबसे अति महत्वपूर्ण है। अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा, उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? उल्टा पिरामिड शैली एग्जाम के अंदर आता है, अधिकतर आता है, सीबीएसई एचबीएसई पूछते हैं इसे। एक एग्जाम को एक साल छोड़ के दूसरी साल अवश्य देते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे। रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों में कई मामलों से भिन्न है, यानी कि अलग है। क्योंकि दोनों माध्यमों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए समाचार लेखन करते हुए उसका ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हो, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली ही है। आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम में कि उल्टा पिरामिड शैली क्या है या समाचार लेखन की सबसे प्रचलित शैली कौन सी होती है, तो दो क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। इसके अंदर एक ही पंक्ति में दो क्वेश्चन बता दिए कि समाचार लेखन की सबसे प्रचलित शैली कौन सी होती है, या सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी होती है, या सबसे प्रभावशाली शैली कौन सी होती है, तो उस आप लिखोगे उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है भाई, चलिए आगे। सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें या स्टोरीज इसी शैली में लिखी जाती है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को सबसे पहले लिखा जाता है। ये बात अति महत्वपूर्ण है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए भाई, इसे रेखांकित कर लीजिए। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ना, आरोही क्रम, घटता क्रम और बढ़ता क्रम। ये जो घटता क्रम है, बढ़ता क्रम है, ये उल्टा पिरामिड शैली होती है भाई। समझ आए? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे समाचार में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए क्रम में अन्य तथ्य या सूचना को लिखा या जो बताया जाता है, इसी शैली को क्या कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। समझ आए? तो मैंने आपको इन 3 या 4 पंक्तियों में 5 या 6 क्वेश्चन बता दिए। जैसे लेखन की सबसे प्रचलित शैली कौन सी है, समाचार लेखन की सबसे प्रभावशाली शैली कौन सी है, लोकप्रिय शैली कौन सी है, तो सभी का जो जवाब होगा वो क्या होगा? उल्टा पिरामिड शैली। और ये अधिकतर कितने प्रतिशत जनसंचार माध्यमों में प्रयोग होती है? 90%, 90% इस शैली का ही प्रयोग होता है। जो भी खबर छपनी है, जो कुछ भी प्रकाशित होना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। तात्पर्य है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। ये अंडरलाइन कर लीजिए भाई, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। ये इसकी उल्टा पिरामिड शैली की डीमेरिट है कि इसके अंदर कोई निचोड़ नहीं होता।
सारांश नहीं दिया जाता। ठीक है, चलिए जैसे हम ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखते हुए भूमिका, फिर बीच में पॉइंट्स और लास्ट में उपसंहार, यानी कि जो कुछ ऊपर लिख चुके हैं उनको 6 या 7 पंक्तियों में पूरा का पूरा निचोड़ बताना होता है, लेकिन इसके अंदर नहीं होता। जैसे हम चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ने से पहले समरी नहीं दी होती है, समरी को पढ़ते हैं कि इसके अंदर ये कुछ ये दिया हुआ है, 4 या 5 10 पंक्तियों में जो समरी दी होती है वो पढ़ लेते हैं, उससे हमें हिंट मिल जाता है कि इसके अंदर क्या दिया होगा। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है, ये भी अंडरलाइन कीजिए भाई। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। कौन कौन से भाग हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले इंट्रो, फिर बॉडी और फिर समापन। 3 पार्ट्स हो गए। कौन कौन से? इंट्रो, बॉडी और समापन। यानी कि एक तरह से जो मैंने अभी आपको ऐसे का एग्जांपल बताया, स्टार्टिंग में भूमिका, बीच में पॉइंट्स जो भी दिए गए हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं और लास्ट में निष्कर्ष। यानी कि जो भूमिका होती है वो उस ऐसे का क्या होता है? शरीर होता है, और जो पॉइंट्स होते हैं वो उसके अंग प्रत्यंग होते हैं, और जो निष्कर्ष या उपसंहार होता है वो क्या होता है? उसका उस ऐसे की आत्मा होती है। ऐसे ही इसमें भी ये 3 है, इंट्रो शरीर, बॉडी उसके अंग प्रत्यंग, और समापन उस समाचार की आत्मा। समाचार समापन क्या हो गया? तो समाचार की आत्मा। इस तरीके से कर लीजिएगा ताकि आपको ये याद रह सके लंबे टाइम तक। ठीक है, आगे चलिए। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं, ये भी अंडरलाइन कीजिए। अब जो कुछ भी आएगा ना इसमें सब कुछ अंडरलाइन करने का आएगा। ठीक है, सभी कुछ अंडरलाइन करने का आएगा। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। अगर आपसे मुखड़ा पूछा जाए, मुखड़ा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर। इसमें खबर के मूल तत्वों को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसके बाद बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। ये अंडरलाइन कर लेना सभी बातें। हालांकि इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज नहीं होती, और यहाँ तक कि प्रासंगिक तथ्य या सूचनाएं दी जा सकती हैं। अगर जरूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिरी कुछ लाइनों या पैराग्राफ को काट कर हटाया भी जा सकता है, और उस स्थिति में खबर वहीं समाप्त हो जाती है। आज सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे, इधर तक पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई संदेह है, ये जो कुछ हम सामग्री पढ़ चुके हैं, ये 2-3 जो पेज पढ़ चुके हैं, इससे संबंधित किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है भाई, चलिए खुशी कुछ पूछना है बेटे। सर एक रेखीय का मतलब क्या होता है? एक रेखीय से मतलब होता है कि एक लाइन के अनुसार। एक रेखीय जैसे अब ये है, मान लीजिए स्टेशन है, ये रेडियो स्टेशन है। ठीक है, एक रेखीय को अंग्रेजी में लीनियर बोलते हैं, लीनियर। अब लीनियर का मतलब क्या हो गया? नहीं समझ आया? लीनियर से मतलब है कि रेडियो समाचार में बुलेटिन का जो स्वरूप है, जो ढांचा है, जो शैली है, वो एक ही बेस पर तय होती है। अलग अलग उसके लिए डिजाइन तैयार नहीं किए जाते कि वही जो ये है समाचार का जो बुलेटिन है वो इस तरीके से प्रसारित किया जाएगा, जो बीच में जो विस्तार पूर्वक बताया जाएगा वो इस तरीके से बताया जाएगा, और अंत में जो कुछ समापन होगा वो इस तरीके से होगा। सिर्फ क्या होगा? एक ही कर्मानुसार चलेगा। जो कुछ स्टार्टिंग में बताया वही बीच में, वही एंडिंग होता है। ठीक है खुशी?
हाँ जी सर ठीक है, आगे समझ समझ आया समझ कुछ? आगे सर। निकिता, निकिता